Hello. Today we are going to get a brief idea about how we analyze a sentence. You all speak sentences. All of you speak sentences. Whenever you speak English, you have to speak sentences. So what is a sentence? A sentence is a group of words which has a complete sense. If it is a jumbled group of words, you cannot say that it is a sentence. It has to be meaningful. The words which you arrange should be meaningful. Okay. So a sentence can be analyzed. First तो you know that a sentence can have a subject and a predicate. किसी भी sentence यानी कि वाक्य का दो पार्ट होता है, दो हिस्से में उसको बांटा जा सकता है. एक है उसका सब्जेक्ट यानी उसका मुख्य विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी वस्तु, कौन सी चीज या किस आइडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसका सब्जेक्ट हो गया. और उसके प्रेडिकेट में क्या रहेगा, वो बाकी सारी चीज़ें जो उस सब्जेक्ट के बारे में, हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें बताता है, वो होता है प्रेडिकेट. तो आज हम उसी के बारे में कुछ सेंटेंस के एनालिसिस के बारे में सीखेंगे. उससे पहले आपको आना चाहिए कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है. कुछ टाइप ऑफ वर्ब्स आपको पता होने चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का आपको रफ आइडिया होना चाहिए. उसके बाद आप ये एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस समझ सकते हैं. एनालिसिस रिएक्शन भी आपने साइंस में पढ़ा होगा. इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक कोई कंपाउंड जो रहता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिवाइड होता है. वैसे ही ये एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा जिसको आप उसके पार्ट्स में ऐसे बांटेंगे. क्या क्या पार्ट्स है उसका. H2O splits on heating and gives H2 plus O2. अगर वैसा है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपका स्प्लिट हो गया ना. पहले 2H2 हो रहता है शायद बैलेंस करने के लिए. तो सिमिलरली एनालिसिस होता है. एनालिसिस मतलब एक सेंटेंस के क्या पार्ट्स हैं. पार्ट्स आप समझते हो ना, जैसे किसी भी चीज का पुर्जा ऐसे निकालोगे तो उसको एनालाइज करोगे. पहले बनाने के लिए हम उसको ऐसे जोड़ते हैं. पहले तो आप सीखते हो कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको कैसे जोड़ने का. बचपन से आप ये सीखते जा रहे हो ना कि कैसे सेंटेंस बनाने का और क्यों बनाने का. अभी हम उसको एनालाइज करना सीखेंगे. एनालाइज करना मतलब उसके पार्ट्स को पहचानना. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसके ये पार्ट्स क्या है. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं हम मालूम है क्या. पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हम इसलिए पढ़ते हैं जैसे कि हम इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बना सके. पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी कि होता है स्पोकन लैंग्वेज. यहाँ पे स्पीच मतलब भाषण नहीं. स्पीच द वर्ब फॉर्म ऑफ स्पीक. नो, द नाउन फॉर्म ऑफ स्पीक. वर्ब फॉर्म उसका स्पीक है और उसका ही नाउन फॉर्म स्पीच है. ओके. उसी स्पीच से भाषण भी बनाए कि उसमें हम स्पीकिंग का पूरा कंटिन्यूअस एक एक्शन कर रहे हैं, इसके लिए उसका नाउन फॉर्म क्या हो गया, स्पीच हो गया. अभी हम आज वापस उसको पुर्जे ऐसे निकाल निकाल के एनालाइज करेंगे. जो सेंटेंस तो बन गया, अब उसके पार्ट्स को आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सिंथेसिस इसका ऑपोजिट होता है. सिंथेसाइज सेंटेंस जैसे दो वर्ड्स मिक्स होके एक वर्ड बनता है. पहले तो हम सिंथेसाइज करना सीखते हैं, बाद में एनालाइज करना सीखते हैं. जैसे तभी मैंने बताया एक सिंथेटिक रिएक्शन भी होता है उल्टा उसका. जैसे कि एनालाइज एनालिटिक हुआ तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में वो स्प्लिट हो जाएगा. और सिंथेटिक हुआ तो फिर सिंथेसाइज हो जाएंगे. यानी वो दो एलिमेंट्स जो है वो प्लस इस तरफ रहेगा लेफ्ट साइड में. तो टू यहाँ पे H2 प्लस O2 gives 2H2 ऐसा हो जाएगा. ऐसा कुछ. ये एक वेग एग्जांपल है. दिस इज नॉट अ साइंस लेक्चर बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. Just wait till I'm trying to share a screen with you. तो अभी कुछ let me start some pages for you so that I can explain that.
waiting for the screen share for my file to open. मैंने एक बुक डाउनलोड किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का, यू सीइंग दैट. पार्सिंग एंड एनालिसिस. हमारे लेसन का नाम है पार्सिंग एंड एनालिसिस. सो लेट मी जस्ट एनलार्ज इट फॉर यू. What you can see on the screen, the name of the chapter, analysis in outline. Analysis के बारे में मैंने आपको बताया था. This chapter assumes that the student has a vast knowledge of the parts of speech to start. Okay. Now the first point here that you see is a sentence. What is a sentence? Okay. इधर आपको क्या दिखा है? Sentence. When one person says something to another, I'm not able to read it. When one person says something to another, or puts what he says into writing, he uses a combination of words which is called a sentence. I don't agree completely with this definition, because as I told you, it should be a group of words which has some definition. It should have complete meaning. But you can't just have a lot of words without any sequence which does not have any meaning. So first sentence that you see here contains two words only. A sentence can have minimum two words. In order to frame a sentence, you need minimum two words, but those two words, when combined, should imply a complete meaning. Like here you see fire burns. दिख रहा है यहाँ पे fire burns करके. यही एक सेंटेंस है, ये पूरा है, क्योंकि हमको पता चलता है इसमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ ऐसा ही रहता है ना, बर्न के साथ एस यहाँ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि फायर जो है यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है फायर वो सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब में एस लगाना है. अगर यहाँ पे प्लूरल रहता तो हम उसमें एस नहीं लगाते थे. Here fire is the thing talked about. The word fire, though it names the thing, does not make a sentence. सिर्फ अगर मैं फायर फायर बोलूंगी तो ओके, वो एक एक्सक्लेमेशन हो सकता है जब आग लगती है, तो एक एक्सक्लेमेशन जैसे वो हो सकता है कि चलो आग लगी है, भागो भागो भागो, है ना. लेकिन यहाँ पे जब तक इस सेंटेंस के अंदर हम उस बर्न्स को नहीं बोलते हैं, तब तक हमको ये पता नहीं चलता है कि क्या बोलना चाहता है जो स्पीकर है, व्हाट ही वांट्स टू टेल. Here fire is the thing talked about. The word fire, though it names the thing, does not make a sentence. वो एक सेंटेंस नहीं बना रहा है ना. It is a name and nothing more. It is only by adding such a word as burns to the word fire, that is by saying what the thing fire does, that we can make a sentence. So minimum two words which you need. In that one should be verb. A sentence should have a verb. Have a verb, whether it is transitive verb or intransitive verb. ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगेगा, इंट्रांसिटिव में नहीं लगेगा. और उसका टेंस पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक सेंटेंस के अंदर टेंस मार्क रहता है. खाली वर्ब को देखोगे तो आपको सेंटेंस में सिर्फ उस वर्ड का टेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन पूरे सेंटेंस में उसके वो जो डिटरमाइनर्स रहेंगे, उसका जो हेल्पिंग वर्ब्स रहेगा, उसको देख के आप समझ सकते हैं.
ये कौन से टेंस में है, काल क्या है इस सेंटेंस का। यहाँ पे हम मैंने पहले बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सामान्य वर्तमान। यहाँ डेफिनेशन दिया है, अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन which something is said about something else। यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन आप जानते हो कुछ चीजों का जो कैसे आप कलर कंबाइन कंबाइन करते हो, है ना। बहुत सारे कलर्स को कंबाइन करके आप एक पेंटिंग बनाते हो, बहुत सारे छोटे छोटे ड्राइंग्स बना के एक पेंटिंग का फॉर्म देते हो वैसे। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया, डेफिनेशन यानी परिभाषा। यहाँ पे इन्होंने अपने पहले के डेफिनेशन को थोड़ा elaborate किया है, okay, to make it clear. So in this book you can see that one by one, step by step, they are just increasing your knowledge. First they are just giving you a base idea and then adding. A sentence is a combination of words in which something is said about something else. Then now note that which is said may be an assertion or a command or a question और अ विश और एन एक्सक्लेमेशन। आपने छोटे क्लासेस में सीखा है, ये मैं अभी हायर ग्रेड्स के लिए, हाई स्कूल के लिए बना रही हूँ, तो स्मॉलर क्लासेस में आपने ये जरूर सीखा होगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से हैं, है ना। जैसे आप हिंदी में भी सीखते हैं आज्ञार्थ, आज्ञार्थ, विस्मय आदि बोधक वाक्य, वाक्य के प्रकार आप जैसे सीखते हो ना, वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस आप बहुत तरह के बोल सकते हो, लेकिन आप जब बोलते हो तो हमेशा आप एक तरह का सेंटेंस नहीं बोलोगे। आप कभी कभी अलग अलग मूड में रहोगे, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बोलोगे। कभी आप किसी को कुछ चीज सिर्फ बता रहे हो, एक कोई जनरल सा चीज लेके आप बता रहे हो, और कभी क्या होगा कि आप बड़े आश्चर्य में बोलोगे, कभी आप बड़े गुस्से में किसी को ऑर्डर करोगे। और क्या मूड हो सकता है, आप किसी को क्वेश्चन पूछोगे, सबसे पहले अगर किसी को मिलते हो तो सबसे पहले आप उसे प्रश्न पूछोगे ना? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में भी होते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटरोगेटिव। प्रश्नार्थक वाक्य जो होते हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर साइड में मूड भी दिए गए हैं। मूड के बारे में एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगी, लेकिन अभी के स्टेट बोर्ड सिलेबस में, एसएससी बोर्ड सिलेबस में ये मूड जो है ज़्यादा यूज नहीं होता। ये एक बहुत पुराना बुक है, 1908 में इसका एडिशन लास्ट निकला था, वो वाला बुक मैं यूज कर रही हूँ जस्ट टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स। असर्टिव सेंटेंस में आप देखिए क्या है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे ऊपर आपको एक फाइनाइट वर्ब करके भी दिख रहा है। फाइनाइट वर्ब मतलब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें टेंस आपको पता चलता है डायरेक्टली। इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इसमें सिर्फ आईएनजी लगा हुआ। क्योंकि जैसे कि मैं अगर बोलूंगी स्टॉपिंग, आपको पता नहीं है कि स्टॉपिंग अभी स्टॉपिंग कि कल स्टॉपिंग या आने वाले कल स्टॉपिंग। इस स्टॉपिंग में बोलोगे तो आप समझ जाओगे कि ये वर्तमान काल है। वॉज स्टॉपिंग बोल दोगे तो आप समझ जाओगे कि ये भूतकाल है। एंड विल बी स्टॉपिंग में बोल दोगे तो आप समझ सकते हो कि वो भविष्य काल है। द मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब वहाँ पे ऊपर कुछ रेफरेंस दिया है। Thus, there are 5 different kinds of sentences. Okay? Assertive sentence, affirming or denying. असर्टिव सेंटेंस में ही अभी आप दो टाइप सीखते हो, उसमें ही आता है। आप प्लीज ध्यान रखना कि ये असर्टिव सेंटेंस का एक टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, ना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दो अलग अलग टाइप है। टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ दिए हैं, उसमें जो असर्टिव सेंटेंस है उसके अंदर आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं। क्योंकि यहाँ अफर्म भी हो सकता है, डिनाई भी हो सकता है। जहाँ डिनाई होगा, डिनाई मतलब होता है कि इनकार करना, जहाँ इनकार करेंगे, जहाँ डिनाई करेंगे वहां पे नो, नॉट वगैरह आपको दिखता है।
A man's success depends chiefly on himself, affirmative हो गया. He did not get much help from others, negative हो गया. तो ये दोनों ही sentences assertive sentence है. Please keep in mind कि नो नॉट रहे और तब अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ assertive दिख रहा है तो आप assertive चूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वो एक सब टाइप है, सब टाइप ऑफ assertive सेंटेंस. अब आपका दूसरा आ रहा है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये जो फोर्थ वन है ना, अभी जो ये ऑप्टेटिव है उसको अभी सिलेबस में से निकाल दिया गया है. तो अभी आप 4 टाइप के सेंटेंसेस मेनली लर्न करते हैं. क्योंकि अभी जो भी विश है ना, आई थिंक सो वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही ले लिया गया है. पहले हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ते थे, वो डी वाला जो ऑप्टेटिव है. फिलहाल आप ये भी जानकर रखिए कि जानकारी होना जरूरी है. हमने असर्टिव देख लिया, अभी इम्पेरेटिव आ रहा है. तो इम्पेरेटिव में ही वो सब आ जाता है, जैसे आज्ञा होता है. रिलाई चीफली ऑन योर ओन एफर्ट्स. रिलाई मतलब होता है भरोसा करना, अपने ही काबिलियत पे भरोसा रखना. सबसे मेन चीफ यानी मेन चीज. दूसरों पे बाद में भरोसा रखो, पहले अपने काबिलियत पे ही भरोसा रखो. डू नॉट रिलाई मच ऑन हेल्प ऑफ अदर्स. दूसरों की हेल्प पे ज्यादा रिलाई मत करो, डिपेंड मत करो. ओके, तो प्रोहिबिशन है यहाँ पे, तो कुछ ही दिए गए हैं और आगे और भी होते हैं इंपरेटिव में, जैसे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्लीज वाले सारे सेंटेंसेस भी. कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डू, डोंट, ये सब जो है वो इंपरेटिव में है. ठीक है. डोंट पुट योर हैंड इनटू फायर. अगर ऐसे बोलेंगे अपने हाथ आग में मत डालो, आग से दूर रहो. वॉक ऑन द फुटपाथ ऑलवेज. ऐसे वाले जो सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें आपको कोई एडवाइस मिल रहा है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस रहता है. अब यहाँ पे इंटरोगेटिव आ गया. इंटरोगेटिव तो बहुत इजी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क से भी फिनिश होगा हमेशा. तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कभी कभी अगर आपको लिखना होगा तो आप उस वर्ड के स्पेलिंग को याद करें. ऑप्टेटिव, as I told you earlier, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है अभी ज़्यादा फैशन में नहीं है. इट्स नॉट मोर इन vogue. Okay. The next one is exclamatory sentence expressing some emotion. इमोशन आप दिखाते हैं, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर, वो कैसे दिखाते हैं. आप सरप्राइज दिखा सकते हैं, आप ग्रीफ दिखा सकते हैं ना. कभी आप उदास होते हैं, कभी आप एकदम सरप्राइज होते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आपको लग जाता है तो आउच करते हो. आउच भी जो है वो एक एक्सक्लेमेशन ही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें आगे बोला वाक्य. ये हमने देख लिया 5 टाइप ऑफ सेंटेंस. अब है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वो तो मैंने आपको पहले बताया, तो भी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या इन्होंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया है. Every sentence when it is expressed in full consists of two parts, a subject and a predicate. कोई भी subject जो sentence जो है उसका 2 पार्ट रहता है, subject और predicate. जैसे हमने देखा था फायर बर्न्स, उसमें फायर जो है वो सब्जेक्ट है और बर्न्स जो है उसका प्रेडिकेट है, क्योंकि फायर के बारे में हमको ज़्यादा पता है. अब हम इसको पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, इस सेंटेंस को हम और एक्सपैंड करते हैं, और भी चीज़ें उसमें ऐसे ऐसे ऐड करके देखते हैं कि उस सेंटेंस को हम और कितना एक्सपैंड करके कितना बड़ा कर सकते हैं. पहले उसको एनालाइज करते हैं, मतलब सिंथेसाइज करते हैं ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स जोड़ के. तब आप समझेंगे. यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं जिसमें वो लोग हर बार कुछ कुछ नए वर्ड्स, नए टर्म्स उसमें ऐड कर देते हैं. तो मैं आपको वो समझाती हूँ अभी. In a very short sentence like burns, the word fire, which is called a noun, expresses the whole of the subject, and the word burn, which is called finite verb, expresses the whole of the predicate. दो ही वर्ड है, तो उसमें एक वर्ड जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट, और जो दूसरा वर्ड है वो बचा हुआ वही प्रेडिकेट रहेगा, है ना. दो ही वर्ड है तो उसमें से एक सेंटेंस रहेगा और एक सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रेडिकेट रहेगा. However long a sentence may be, it can always be divided into same two parts. Same two parts here refers to the subject and predicate.
as the shortest sentence. So look here, subject predicate. First one, fire burns. In second one, they have added some qualities to the fire. A fierce fire. एक बहुत ही डरावना आग. Okay. Burn down my house. अब वहाँ ऑब्जेक्ट भी लगा दिया गया. किसको जला दिया उसने? ऑब्जेक्ट किसको जलाया? हाउस को जलाया, हमारे हाउस को. फियर्स फायर ब्रेकिंग आउट यस्टरडे. अब वो फियर्स फायर, अब इसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम भी लगा दिया कि कब. तो यस्टरडे है ना, कब तो कल. कंप्लीटली बर्न डाउन माय हाउस. अ फियर्स फायर सडनली ब्रेकिंग आउट यस्टरडे आफ्टरनून. अब एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया वहां पर, ठीक. यस्टरडे के कौन से टाइम? यस्टरडे आफ्टरनून. completely burnt down my house and many others in the same street. मेरे ही हाउस को नहीं, वो बहुत सारे और घरों को जला दिया था. Fierce fire suddenly breaking out yesterday afternoon at 4 o'clock completely burned down my house and all other houses in the same street except 5. तो इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अभी आपके स्कूल लेवल में यूजुअली नहीं यूज होता है. ये रिपोर्ट राइटर्स अपने रिपोर्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं. Definitions. The subject of a sentence is a word or words denoting what we speak about. The predicate is a word or words by which we say something about the thing denoted by the subject. इसका मतलब हुआ जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे फायर, उसके बाद अ फियर्स फायर, उसके बाद अ फियर्स फायर ब्रेकिंग आउट यस्टरडे, अ फियर्स फायर सडनली ब्रेकिंग आउट यस्टरडे. ये सारी चीजें जो है वो सब्जेक्ट है. ठीक है. द प्रेडिकेट इज अ वर्ड और वर्ड्स बाय व्हिच वी से समथिंग अबाउट थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. अब उस सब्जेक्ट के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, जो कोई भी ये बोल रहा है वो क्या बोलना चाहता है, वो जो हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट. In grammar, the subject is not what we speak about, but the word of or words denoting what we speak about. Grammar deals exclusively with words, and this fact has to be recognized in all definitions. Such a sentence as go is elliptical. Elliptical मतलब जो है ना, उसमें सब कुछ आधी चीजें जो है ना समझ लेनी पड़ती हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है. तो जैसे कि मैं अभी तुमसे बात करते करते बोलूंगी गो, तो तुमको जाना पड़ेगा ना. अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ डायरेक्टली और मैं बोलूंगी स्टैंड अप देयर, तो मैं पूरा नहीं बोलूंगी तुम्हारा नाम लेके कि यू स्टैंड अप देयर, तो भी तुम वो समझ जाओ. वैसा ही यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं. सच ए सेंटेंस एज हु इज एलिप्टिकल, हियर द सब्जेक्ट वर्ब और यू इज अंडरस्टूड, ऑलरेडी अंडरस्टूड, वो समझा ही हुआ तथ्य है. स्टिल मोर एलिप्टिकल इज अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब आर बोथ अंडरस्टूड. कभी कभी वर्ब भी पूरे अंडरस्टूड रहते हैं. कंपेनियन हेंस, यहाँ पे बोलना चाहते हैं कंपेनियन, गो दाउ हेंस. दाउ इज एन ओल्ड इंग्लिश यूसेज. आप आगे बढ़ो, आप जो शेक्सपियर के वर्ड्स, शेक्सपियर के प्लेस पढ़ोगे ना, तो उसमें आधे ऐसे एलिप्टिकल सेंटेंसेस ही आपको मिलेंगे जिसमें जो वर्ब है वो भी गायब रहेगा, सब्जेक्ट भी गायब रहेगा. आपको खुद ही समझ लेना होगा पूरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि हाँ वो सब्जेक्ट कौन था और उससे क्या बोला जा रहा था. नॉमिनेटिव और इट्स इक्विवेलेंट. नाउन का एक नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस होता है. नॉमिनेटिव केस जो है, नॉमिनेटिव मतलब आप ये समझो कि सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट जब वो यूज किया जाता है तब. ठीक है. जैसे कि प्रोनाउन में ही आप सब यूज करोगे तो हमेशा ही कहाँ पे यूज करोगे? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करोगे ना. और अगर आप हिम यूज करोगे तो वो आप बिगिनिंग में नहीं यूज करोगे ना. ऑब्जेक्टिव केस होगा. यहाँ पे सब्जेक्टिव केस जो है उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. और इट्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स आपने सीखा होगा. तो इक्विवेलेंट मतलब होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल, उसके बराबरी का. ठीक है. द प्रेडिकेट वर्ब has for its subject some noun or noun equivalent
of the same number, singular or plural, and the same person, first, second और third. फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए, अपने बारे में बोलने के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करूंगी. आई यूज करूंगी, वी यूज करूंगी, माइन यूज करूंगी. तो आई, मी, माइन, ऐसे जो माई पॉसेसिव केस में वो माई रहेगा. ऐसे जो मैं वर्ड्स यूज करूंगी प्रोनाउंस, वो सब क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन होंगे. सेकंड पर्सन में जिससे बात कर रही हूँ मैं, उसको संबोधित करने के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करूंगी, कौन से सर्वनामों का प्रयोग करूंगी, वो हो जाते हैं वहाँ पर सेकंड पर्सन. और थर्ड पर्सन यानी हम किसी और के बारे में बात करें. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको किसी और के बारे में जब कुछ बताऊंगी, उस टाइम में मैं कौन से प्रोनाउंस को यूज करूंगी, वो हो जाता है थर्ड पर्सन. The noun that stands as subject to a verb is invariably in the nominative case, and so it is best to call it as a nominative at once. Nominative case मतलब वो हमेशा subject में use किया जाता है. Fire burns में यहाँ पे fire is the nominative of predicate verb burns. Okay. Burns मतलब क्या होता है? जलना. Burn मतलब जलना. Okay. और burns मतलब कुछ तीसरा, थर्ड चीज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बर्न हो रहा है. ठीक है. नाउन या प्रोनाउन. A pronoun is a very common form of non-equivalent. He is standing outside. अब जब pronoun use करते हैं तो वो non-equivalent हो जाएगा. We cannot say him is standing outside, है ना. तो pronoun में जैसे मैंने आपको बताया, जो subjective case में pronoun use करोगे तो आप he use करोगे. मैंने पहले भी आपको बताया है. We cannot say him is standing outside क्योंकि him जो है वो objective case हो जाता है. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जब आप यूज करोगे, यानी वो जो हिम है ना, वो हमेशा वर्ब के बाद में आएगा, वर्ब के पहले में नहीं आएगा. सो द प्रोनाउन लाइक द नाउन मस्ट बी इन द नॉमिनेटिव केस. जब भी आप सबसे पहले वर्ब से पहले कोई भी प्रोनाउन यूज करोगे तो उसको भी नॉमिनेटिव केस में यूज करोगे. अब ये 2 पेजेस आज हमने इस वीडियो में किए हैं. इसमें हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा और टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा. एनालिसिस जो है ना, वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है. वो एक्चुअली एंड ऑफ द ग्रामर में पढ़ाना चाहिए. तो आप, मैं ये हाई स्कूल के लिए बना रही हूँ. दैट मीन्स दैट यू आर सपोज टू नो योर बेसिक्स प्रॉपरली. So that is why I am teaching you this analysis of a sentence. In the next video, we will learn more on this topic. Okay. तो एनालिसिस में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप उसको अलग अलग पार्ट्स में और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर नाउ. आई एम ट्रांसलेटिंग द थिंग्स into Hindi because I know most of the children find it difficult to understand that language in same language. You are learning that language because you don't know that language. So you need a third, a mediator language into which you need it to be translated. Bye. Take care. Meet you with another video soon.